हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आपको बता दें कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो इसके पहले की वीडियोस थे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 186 तक कंप्लीट कर लिया था। आप सर्च कर लेना, जा करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नया जो सेक्शन लेकर के आए हैं वो है 187। तो 186 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 187 पर हम अब आए हैं। अब हमें देखना है कि 187 में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सेक्शन 58 पढ़ा होगा। सेक्शन 58 में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट करके लेके आ सकते हो तो 24 आवर्स तक आप उसको कस्टडी में रखोगे। उसके बाद आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाना है और उसके सामने प्रोड्यूस करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये कहाँ था? ये सेक्शन 58 में रूल था। अभी सेक्शन 58 को आगे लेकर कौन जा रहा है? 187। 187 में कहा जा रहा है कि मान लीजिए 24 आवर्स में आप कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो भी ऑफेंस हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया गया है 24 आवर्स में। अब उस सिचुएशन में क्या चीज़ें होंगी, किस प्रकार से डील किया जाएगा, उसको जो डील करता है वो है 187, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा कि 187 सेक्शन 58 से लिंक्ड है, ठीक है। 24 आवर्स का जो रूल दिया हुआ था वो 58 में कहा जा रहा है, अगर विदाउट वारंट आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसको आप डिटेन कर सकते हो 24 आवर्स तक और उसके बाद आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर 187 एक्टिवेट होता है, जिसमें ये है, देखिए, यदि व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था और वो व्यक्ति अभी भी कस्टडी में है, ठीक है। अब वहाँ पर ये लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इस पर्टिकुलर ऑफेंस का वो कंप्लीट नहीं हो सकता है विद इन 24 आवर्स। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो अगर 24 आवर्स के अंदर में आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है तो हम इसको लेकर के जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। ये है एक सिंपल रूल, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट में इसको याद करना चाहें तो 24 आवर्स जैसे ही एंड होंगे आपका एक्शन में आ जाएगा 187 और मजिस्ट्रेट वहाँ पर स्टेप इन कर जाएगा। उसके पहले मजिस्ट्रेट की ज़रूरत हमें नहीं थी। इसके बाद जब हम इस सेक्शन को शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखिए, सब सेक्शन 1, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास साइन किया जा रहा है उस व्यक्ति को। सो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इसका यह मतलब है, मतलब जो हमारे एसएचओ होते हैं वो और आईओ, तो इनके बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अगर आपने कोर्ट ज्वाइन कर रखा है तो। जो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं वो होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और उसके बाद आते हैं ऑफिसर इंचार्ज, जो पुलिस स्टेशन में एक होते हैं, जिन्हें हम एसएचओ भी समझ सकते हैं और एक तरीके से समझ सकते हैं कि भाई पुलिस स्टेशन में जो भी एक हेड है वो एसएचओ है, ठीक है। अब ये सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये ट्रांसमिट करेंगे डेली डायरी को, जो भी डायरी एंट्री करी है उसमें उनको, किसको? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, और फॉरवर्ड करेंगे अक्यूज्ड को भी, ठीक है। तो जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा अक्यूज के साथ में डायरी एंट्रीज को वो भेजेंगे। अब ये कब होगा? जब आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सका है विद इन 24 आवर्स, और जो ऑफिसर है, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हो सकता है और एसएचओ भी हो सकता है, जो एसआई से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर क्या करेगा? वो वहाँ पर भेजेगा कॉपी के साथ साथ जो डायरी एंट्री हो उनको, और उस अक्यूज्ड को, किसको? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। अब बात आती है कि ये नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा, ठीक है। तो ये नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है जिसके पास जुरिडिक्शन है भी या फिर जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा इस पर्टिकुलर सबसेक्शन का पर्पस है वो ये है कि भाई जुडिशियल स्क्रूटनी बनी रहे, मतलब कि 24 आवर्स में आपका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ, क्या अक्यूज सेफ है या नहीं है, सारी चीज़ों पर जुडिशरी की नज़र रहे, जुडिशरी उसके ऊपर स्क्रूटनी रहे, कोई भी हिडन डिटेंशन ना बनी रहे 24 आवर्स के बाद भी, उस चीज़ को देखे रखने के लिए हमने ये सेक्शन लेकर के आया है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो कस्टडी दे सकता है 15 डेज़ तक के लिए। तो इसमें है कि चाहे मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन है उस केस को ट्राई करने का या नहीं है, वहाँ पर वो डिटेंशन दे सकता है उस पर्टिकुलर केस में कस्टडी के लिए, ठीक है, जो एक्सीड नहीं करेगा 15 डेज़ को, ठीक है, इन होल और इन पार्ट। मतलब 15 दिन तक की डिटेंशन दे सकता है, और ये डिटेंशन जो है वो एक पुलिस कस्टडी है, ठीक है। तो ये जो 15 दिन हैं ये कैसे हो सकते हैं? 7 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट
15 दिन 14 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स में भी हो सकता है, ये एज अ होल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो ऑथोराइज कर सकता है फर्दर डिटेंशन के लिए, ठीक है। कब? चाहे उसके पास जुरिडिक्शन है ट्राई करने का या नहीं है। अब उसको चेक क्या करना है कि भाई कहीं उसको बेल पर तो रिलीज़ नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर कहीं उसकी बेल तो कैंसिल नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मजिस्ट्रेट चेक करेगा, उसके बाद वो ऑथोराइज़ करेगा। टोटल वो 15 दिन का पीरियड उसको दे सकता है डिटेंशन के लिए, ठीक है, जो एक साथ भी जा सकता है और इन पार्ट्स भी दे सकता है। अब ये जो 15 दिन का पीरियड है वो जो इनिशियल 40 डेज़ और 60 डेज़ का पीरियड रहता है, ठीक है। कब? इसके बाद जो सबसेक्शन 3 है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं 60 डेज़ और 90 डेज़ के पीरियड के बारे में। तो उस केस में जो हमने पीरियड के बारे में बात करी है, तो उसके इनिशियल 40 और 60 डेज़ में जो आपके 15 दिन हैं वो ऐड ऑन होंगे, ठीक है। तो वो जो 15 दिन हैं वो आपके 40 और 60 डेज़ में से ही होंगे, ठीक है। ये 15 दिन मिला करके जो भी पीरियड बनेगा आपका वो होगा आपका ये 40 और 60 डेज़ का पीरियड। और ये बात करी गई है इनिशियल पीरियड की। मतलब इनिशियल पीरियड का मतलब क्या है? ये जो 60 और 90 डेज़ का पीरियड है, इस 60 में से 40 डेज़ के पीरियड में और इस 90 डेज़ में से 60 डेज़ के पीरियड में, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए 15 दिन का जो पीरियड है वो मजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है कस्टडी में, ठीक है। मान लीजिए राहुल जो है वो अरेस्ट हुआ है और वो पुलिस कस्टडी में है, ठीक है। अब 22 घंटे निकल जाते हैं और 22 घंटे के बाद पुलिस को लगता है कि भाई जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे ये 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर सबसेक्शन 1 के अंडर में केस डायरी के साथ साथ में जो अक्यूज्ड है मतलब राहुल जो हैं उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करवाया जाएगा। और उसके बाद आता है पिक्चर में 187(2), ठीक है। इसमें मजिस्ट्रेट देखता है कि भाई यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स दिख रहे हैं जहाँ पर बेल नहीं दी जा सकती है और जो मजिस्ट्रेट है उसको डिटेंशन में रखना ज़रूरी है। तो अप टू 15 डेज़ के लिए उसको क्या है डिटेंशन दे सकता है। जैसे 7 दिन के लिए भी हो सकता है, 8 दिन के लिए भी हो सकता है, 15 दिन के लिए भी हो सकता है। इसमें जो भी उसको डिटेंशन सही लगे वो उसको दे सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 3, जिसमें हमने बात करी है 60 डेज़ और 90 डेज़ के पीरियड के बारे में। अभी 60 डेज़ और 90 डेज़ का पीरियड क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, अथोराइज्ड नहीं है। सो इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट अथोराइज नहीं है डिटेंशन देने के लिए कस्टडी में, ठीक है। कितने पीरियड के लिए? नॉट एक्सीडिंग, ठीक है। 90 डेज़ का पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए और 60 डेज़ का पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों अलग अलग केसेस में अगर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है डेथ, LI या फिर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा के लिए, तो आप उसमें 90 डेज़ के लिए उसे रिटेन करके रख सकते हो। यदि 10 साल से कोई भी अलग, अब इसको हम अगर समझने के लिए देखें तो ये सारी की सारी जो भी पनिशमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ऊपर कवर हो गए हैं। तो इसके अलावा अदर पनिशमेंट्स क्या होंगे जहाँ पर 10 साल से कम की पनिशमेंट है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे 60 डेज़ के लिए उसको डिटेन करके रख सकते हो, ठीक है। अदर केसेस में बात होती है कि जैसे ही 90 और 60 डेज़ एक्सपायर होंगे तो जो अक्यूज्ड है वो रिलीज़ किया जा सकता है बेल पर, ठीक है। अगर वो राज़ी है और वो देना चाहता है बेल को भरना चाहता है तो वहाँ पर वो जैसे ही फर्निश करेगा बेल को वो वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सबसेक्शन 4, जिसमें हम बात करते हैं प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट के बारे में। इसमें कहा जाता है देखिए कोई भी मजिस्ट्रेट अथोराइज नहीं है डिटेन करने के लिए पुलिस कस्टडी में जब तक कि जो अक्यूज्ड है उसको उसके सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है इन पर्सन और फर्स्ट टाइम पे या फिर जितनी भी बार उसको प्रोड्यूस किया जाए पुलिस कस्टडी लेने के लिए उतनी बार, ठीक है। मान लीजिए कि वो पुलिस कस्टडी पार्ट्स में ली गई है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ये हर बार उसको इन पर्सन ही लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जब हम जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए से भी ली जा सकती हो और पर्सनली अपीयर होकर के भी ली जा सकती है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है। लेकिन पुलिस कस्टडी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस कस्टडी अगर आपको चाहिए तो पुलिस को उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन पर्सन और मजिस्ट्रेट जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई इस केस में ज़रूरी है पुलिस कस्टडी देना तभी वहाँ पर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन 5, जिसमें हम देखते हैं क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट इन वुमेन अंडर 18, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट्स हैं वो अथोराइज नहीं है कहीं भी पुलिस कस्टडी देने के लिए या पुलिस
कस्टडी में डिटेंशन देने के लिए, जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा उनको स्पेशली एम्पावर ना कर दिया जाए इस काम को करने के लिए। ठीक है, सो ये चीज़ क्या है, ये हाई कोर्ट के हाथ में है। हाई कोर्ट उनको एम्पावर कर सकता है कि नहीं, आप भी अगर सही तरीके से स्क्रूटनाइज कर पा रहे हैं तो आप इस केस में पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। ओके, सो इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जब एक व्यक्ति को 90 डेज़ या फिर 60 डेज़ तक कस्टडी में रखा गया है, ठीक है, उसके बाद अगर वो रिफ्यूज़ कर दे फर्निश करने से बेल को, तभी केवल उसको कस्टडी में रखा जाएगा, वरना अगर वो विलिंगली ऑफर करता है और देता है बेल को तो उसको वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जो व्यक्ति है अक्यूज्ड, क्या उसको एक्चुअली प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट के सामने या नहीं किया गया था, तो जो उसके सिग्नेचर होंगे उस ऑर्डर शीट पर जहाँ पर उसको कस्टडी दी गई है, उसके वो जो सिग्नेचर हैं वो इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ वो इन पर्सन प्रोड्यूस हुआ था वहाँ पर। ठीक है, वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए से उसको प्रोड्यूस किया गया है, तो जो सर्टिफाइड ऑर्डर है, अभी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का तो ऑप्शन हमारे पास कब था, जब जुडिशियल कस्टडी की बात हो रही है, तो उस केस में अगर हमें प्रोड्यूस करना है या फिर प्रूफ देना है तो वहाँ पर हम सर्टिफाइड ऑर्डर जो है उसको लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्पेशल रूल भी बनाया गया है कि जो विमेन 18 साल से कम एज की हैं, यदि उनको डिटेंशन में रखा जाता है तो उनको रिमांड होम में रखा जाएगा या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा। ठीक है, जो ऑर्डिनरी प्रिजन्स हैं वहाँ पर उनको नहीं रखा जाएगा, उनकी सेफ्टी के लिए यही ज़रूरी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई ये जो प्रिजन की बात हो रही है, ये प्रिजन का मतलब क्या है, तो इसके बाद एक और प्रोवाइजो देकर के कहा गया है, इसमें ये चीज़ नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि उसमें कहा गया है कि जो पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस कस्टडी के बारे में हम जब बात करते हैं तो पुलिस स्टेशन में व्यक्ति को रखा जाता है। ठीक है, तो जब हम पुलिस स्टेशन की बात करते हैं या फिर प्रिजन्स की बात करते हैं, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में हम प्रिजन में लेकर के जाते हैं और पुलिस कस्टडी में हम उसको पुलिस स्टेशन में लेकर के जाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ रहती हैं, अलग अलग हैं क्या नहीं है, और ये कौन बताएगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन होगा और कौन प्रिजन है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेसेस को डिक्लेयर कर देगी कि भाई ये आपका प्रिजन है और ये आपका पुलिस स्टेशन है। अगर आपको पुलिस कस्टडी में रखना है तो आप यहाँ पर रखोगे और जुडिशियल कस्टडी में रखना है तो आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो ये किसके पास अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर, इसी के बाद आ जाता है हमारे पास सबसेक्शन नंबर 6। सबसेक्शन नंबर 6 बात करता है नो मजिस्ट्रेट अवेलेबल, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाता है पिक्चर में। तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि मान लीजिए जो व्यक्ति है वो ऐसी जगह पर अरेस्ट हुआ है अक्यूज्ड के आसपास कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा। तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता है तो उस व्यक्ति को विद जो एंट्रीज़ हैं, डायरी एंट्रीज़, उस व्यक्ति को नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके पास मजिस्ट्रेट की पावर्स होनी चाहिए, वो वहाँ पर डिटेंशन दे सकता है अप टू 7 डेज़ के लिए, एग्रीगेट मतलब टोटल, और उसके बाद वो उसको हैंड ओवर करवा देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है उसको 15 दिन की पुलिस कस्टडी में देने का, उसमें ये 7 दिन भी काउंट किए जाएंगे। ओके, साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको 7 दिन के लिए कस्टडी में भेजेगा तो वहाँ पर उसको जो भी रीजंस दिखाई दे रहे हैं उस केस में उसको वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। ठीक, अब बात की जाती है कि इन 7 दिन के बाद क्या होगा, तो या तो फिर उसको बेल पर आप रिलीज़ कर दोगे या फिर जो मजिस्ट्रेट है वो फर्दर रिमांड दे देगा, और फर्दर रिमांड के लिए वो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, और जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कस्टडी दी गई थी वो भी 60 डेज़ और 90 डेज़ की टाइम लिमिट में काउंट होगा। ओके, जैसे ही 7 दिन खत्म होने वाले होंगे उसके पहले ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड के साथ साथ और डायरी कॉपी जो भी होती हैं नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसको भेज देगा। ठीक है, इसके बाद आता है सबसेक्शन नंबर 8 और सबसेक्शन नंबर 7। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि सबसेक्शन नंबर 7 कहता है कि जो मजिस्ट्रेट अथोराइज कर रहा है पुलिस कस्टडी में डिटेंशन को, वो रिकॉर्ड करेगा उन सभी रीजंस को जो उसको लगता है कि भाई उसको पुलिस कस्टडी देनी चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, वहीं पर सबसेक्शन 8 कहता है कि यदि सीजेएम के अलावा कोई और मजिस्ट्रेट है तो उसको उस मजिस्ट्रेट को जब भी वो ऑर्डर देगा डिटेंशन का, तो वो उसको उस ऑर्डर को या उसकी कॉपी को विथ रीजंस कि भाई उसको क्यों लगा कि वहाँ पर उसको डिटेंशन देना चाहिए, उसको वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, सीजेएम के पास। ठीक है, इसके बाद आता है सबसेक्शन 9 जिसमें हम 6 महीने का रूल फॉलो करते हैं।
देखिए, जो भी समन्स केसेस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं होते हैं, वो जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और वो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो पाती है 6 महीने में। मतलब इन्वेस्टिगेशन चलते हुए आ रही हो, 6 महीने निकल गए, आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाई, अब क्या होगा? और जो व्यक्ति है वो अरेस्टेड है तब भी, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर देगा और कहेगा कि भाई, अगर कोई भी स्पेशल रीज़न नहीं है तो यहाँ पर आप इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर ख़त्म कर दो और व्यक्ति को छोड़ दो, ठीक है? और यदि जो पुलिस ऑफिसर है वो कोई स्पेशल रीज़न लेकर के आता है या फिर कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको कंटिन्यू करना, तो वहाँ पर वो उसको अलाउ भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को फर्दर आगे ले जाने के लिए आता है सबसेक्शन नंबर 10, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई सेशन जज जो होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दी गई है तो वो रिवाइव कर सकता है उस इन्वेस्टिगेशन को। अब ये कैसे होगा? देखो, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हुई अंडर सबसेक्शन 9, तो वहाँ पर सेशन जज के पास यदि कोई एप्लीकेशन आती है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसके द्वारा, या फिर कोई अदरवाइज़ उसको ऐसा लगता है कि भाई इस केस में तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो भी ऑर्डर हुआ था सबसेक्शन नंबर 9 में, तो उसको वो ख़त्म कर देगा और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर देगा। और यदि वो डायरेक्शन के साथ चाहे तो बेल एंड अदर मैटर्स पर भी अपना ऑर्डर दे सकता है, ठीक है? सो ये था हमारा कौन सा सेक्शन 187। एक सेकेंड, 187 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना है आपको।